हमारे ज्योतिष में यंत्र, मंत्र और तंत्र, जी, इन तीनों की शक्तियां हैं। यंत्र मंत्र और तंत्र। तंत्र। जी, ये न्यूमेरिक अंक से कुछ होने वाला नहीं। मंगल जब कर्क राशि में नीच का होता है तो वो नीचता का फल देता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, साहसिक होकर के भी दुस्साहस का प्रयास करता है। देखिए, ज्योतिष से अगर हम इसको रिलेटेड करें तो कुंभ स्नान एक तो धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्नान है। जी, राइट। और वहां गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम है। ठीक है ना, वो पवित्र नदी मानी जाती है। आदि अनाथ से ऐसा होता रहा है। होता क्या है कि जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं उस जल के अंदर कुछ इस तरह के तत्व मिश्रित होकर के प्रकृति ने दे रखे हैं कि वहां जाकर के आपको जो सुख शांति, आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, उसके द्वारा आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये सब चीजों से परे होना चाहिए उस व्यक्ति को। लोभ, मोह, माया, इन सब चीजों से दूर हो, वो आदमी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि ये साक्षात शिव को धारण करना होता है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ ज्योतिष सम्राट टीके जैन जी मौजूद हैं। मैं इनका वेलकम कहती हूँ पहले तो शो पर। और आज हम ज्योतिष के बारे में बहुत सारे अध्ययन और ज्ञान के बारे में जानेंगे इनके द्वारा, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद आज तक पता भी नहीं होंगे। तो अगर हम पहले तो मैं वेलकम करूँगी सर आपको, और लोगों के लिए आपका एक इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगी। मैं एक्चुअली में ज्योतिष में आए हुए मुझे 25 वर्ष हो गई। उससे पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज डायरेक्टर था और आकाशवाणी इलाहाबाद में मैं अनाउंसर रहा हूँ, योग वाणी प्रोग्राम प्रस्तुत करता था। और कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में पता नहीं किस मोड़ से कब कहाँ ले जाएं, और आध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ, कुछ गुरु लोगों का सानिध्य मिला हमको, तो इस क्षेत्र में आना हो गया। और मैंने ज्योतिष का बहुत अध्ययन नहीं किया। ज्योतिष एक तरीके से मेरे लिए गॉड गिफ्टेड रही। तो जैसे मेरे मन में ये विचार आया, क्वेश्चन आया ये जानने का कि आपने बोला फिल्म लाइन, फिल्म लाइन से एकदम ज्योतिष की तरफ ये झुकाव कैसे आया आपका? इसके पीछे एक प्रसंग है कि एक हमारे गुरु महाराज थे आचार्य पुष्पन सागर में। एक्चुअली जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आचार्य पुष्पन सागर महाराज जी थे और उनका एक प्रवचन चल रहा था और मैं काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। प्रवचन कहीं एक धर्मशाला में चल रहा था। तो मैंने जब वो आवाज़ मेरे कानों में आई उनके प्रवचन की, तो मेरा खिंचाव हो गया उनकी तरफ और मैं खिंचता हुआ उनके प्रवचन स्थल पर जाके वहाँ बैठ गया प्रवचन सुनने के लिए। उसके बाद मेरा उनका परिचय हुआ, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और बस वहीं से हमारी ये यात्रा शुरू हो गई ज्योतिष की। क्योंकि ये बहुत सडन चेंज है किसी का एक बॉलीवुड जैसी एकदम लाइमलाइट वाली इंडस्ट्री में रहकर एकदम ही ज्योतिष में आना। और थोड़ा बहुत मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि खुद आपने ज्योतिष का अध्ययन कर रखा है, तो क्या आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस किया कि ये वक्त था जिसमें मुझे ज्योतिष में आना ही था? इसके पीछे एक प्रसंग ये है कि मैं जब फिल्म लाइन में जाना चाह रहा था, तो ये बात है 1992 की। पिन्हाट एक जगह आगरा में पड़ती है, वहाँ एक पंडित केहरी प्रसाद थे, ज्योतिष के बहुत मर्मज्ञ जानकार थे वो। तो मेरी सिस्टर किसी काम से उनके पास गई हुई थी, तो मैंने भी उनसे अपने बारे में कुछ पूछा। उस समय मेरे पास मेरे हॉरोस्कोप नहीं था। तो जैसे ही मैंने उनको हस्तरेखा दिखाने को किया तो उन्होंने मेरा हाथ वापस कर दिया और उसके बाद जो उन्होंने बोलना शुरू किया मेरे बारे में, तो उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि ये आप ज्योतिष के क्षेत्र में जाएंगे और बहुत बड़ा आपका नाम ज्योतिष में होगा। बहुत सुंदर जी। जैसे कि आपने बताया कि आपका ज्योतिष में नाम होगा, ये हस्तरेखा देख के क्या आगे की प्रेडिक्शन की जा सकती है किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन की घटनाओं के बारे में? कि वो सपोजिंगली एक छोटा बच्चा आता है, अगर मैं बोलूं 18 साल का, तो क्या ये प्रेडिक्शन सिर्फ हाथ देके की जा सकती है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? बिल्कुल, हस्तरेखा देख करके भी प्रेडिक्शन की जा सकती है और फेस रीडिंग भी होती है। तो मे बी पॉसिबल कि उन्होंने हमारी फेस रीडिंग की हो शायद, और फेस रीडिंग करके उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और वो आज सारी सच हुई हैं। तो मेरा ज्योतिष पे उस समय से विश्वास बढ़ा और एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ज्योतिष में 92 में, जबकि मैं फिल्म लाइन में था। और उसके बाद फिर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं 25 वर्ष हो गए ज्योतिष करते हुए, और कुछ बाक सिद्धि इस तरह की है कि जो मैं कह देता हूँ वो होता है। बहुत सुंदर। जी, हम जैसे ऑफ कैमरा सर आपसे बात कर रहे थे, हमने ऑफ कैमरा ये बात करी
कि ज्योतिष जो भी कोई करता है उसको आध्यात्म से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, तभी वो सही मायने में ज्योतिष का फलादेश अपने जो भी उसके पास क्लाइंट है उनको दे पाएगा, वरना तो फिर सब मिथ्या है। जी बिल्कुल, ज्योतिष और आध्यात्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, देखिए जो भी इस प्रकृति के अंदर पावर है लोगों को मिली हुई है वो सब स्पिरिचुअलिटी ऊपर से ही आई हुई है। और जब हम गॉड से कनेक्शन करते हैं, इसलिए हमेशा उन्होंने जो पिनाहट वाले थे उन्होंने मुझसे कहा था कि आप गुरु और गॉड से कनेक्शन बना के रखिएगा, आपको बहुत कुछ आगे जीवन में मिलेगा। तो जीवन में दो चीजें हैं, गुरु और गॉड। जिस आदमी ने गुरु और गॉड को पा लिया वो कामयाब हो गया जी। तो ज्योतिष में क्या है कि जब आप गॉड से कनेक्शन कर लेते हैं तो ऊपर से आपके पास पावर आती है, और आप जब ग्रहों को देख रहे होते हैं तो आपके पास इंट्यूशन आता है और आप पराविज्ञान के द्वारा अपनी बात कहना शुरू करते हैं और वो सब सत्य होती है। सब सत्य होती है। तो एक तरह से आपके पास, हम अगर जैसे बात करिए, हमने आपका सडन गॉड गिफ्ट आपको मिला, आपको वो सिनेरियो बनता गया कि आप अपने गुरु से मिले, आप अपने एक एस्ट्रोलॉजर से मिले जिसने आपके प्रेडिक्शंस दी। तो इस तरह का जो ये सीरीज होती है किसी आदमी के जीवन में कब कब घटती हैं? देखिए इसके लिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियामाण कर्म और संचित कर्म जी। और कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं व्यक्ति के जीवन में के बहुत सारी लाइनें खुली होती हैं। कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, बहुत सारी विधाएं खुली होती हैं। देखिए क्या है पन्ना जी कि कुंडली के अंदर आपका जो भी ग्रह प्रबल या प्रोमिनेंट कह लें होता है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति उस लाइन को चूज कर लेता है। और ये समय अनुसार ग्रह आपके परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे गोचर कहते हैं, गोचर में कभी कोई ग्रह आ गया, कभी कोई ग्रह आ गया, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रतिफल मिलते रहते हैं। तो जिस समय हमारी उनसे मुलाकात हुई गुरु महाराज से, हो सकता है कि कोई हमारा स्पिरिचुअल ग्रह ऐसा आ गया हो। वैसे तो हमारी कुंडली में गुरु लग्न में बैठा हुआ है, और जब गुरु लग्न में उच्च का होकर के बैठता है तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता ही दिखाता है। हाँ, तो ऐसा संभव हो जाता है और उसी वजह से फिर उस लाइन में वो व्यक्ति चला जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल होता है उसमें कौन से ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है? जी, स्पिरिचुअल ग्रह के लिए देखिए आपका केतु है। गुरु के साथ अगर केतु की युति है, गुरु आपका उच्च का बैठा हुआ है, गुरु स्वग्रही बैठा हुआ है, तो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक हो ही जाएगा, भले ही कितना उसने शुरू में शराब पीना ये सारे कर्म किए हो, फिर भी वो धार्मिक। जिस समय उस ग्रह का गोचर आएगा या वो ग्रह अपनी प्रोमिनेंट अवस्था में आएगा, वो उसको फल देगा, तो वो यू टर्न ले लेगा अपनी लाइफ में। राइट जी। तो जैसे कि सर हम बात करते हैं 2025 की बात करूं से लेकर 2027 तक YouTube पूरा भरा हुआ है कि बहुत सारी डेथ होंगी, बहुत सारा उथल पुथल होगी पूरे समाज में या मतलब पूरे विश्व में, इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इतना लोगों को डरा दिया गया है सर कि ये डर ना लोगों के अंदर, क्योंकि कोविड हो चुका है ऑलरेडी ऐसा पास्ट में, तो ये डराने के लिए है या सच में ऐसी कोई एग्जिस्टेंस है इन सब बातों की? देखिए कुछ तो एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे का देख करके डराने के लिए भी करते हो, कुछ सच होता है, कुछ सच। इसके पीछे तथ्य है वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी भी आती है जी। और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी जब हम 2025 को देखते हैं तो वो 9 का अंक बनता है और 9 का अंक मंगल का होता है जो साहस का प्रतीक है। अब मंगल जब कर्क राशि में नीच का होता है तो वो नीचता का फल देता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, साहसिक होकर के भी दुस्साहस का प्रयास करता है। तो ये जो मंगल का साल है, जिनकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, रिजिड नहीं है कहीं से भी, उनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। अच्छा। और जिनका मंगल बहुत अच्छा है कुंडली में, उनके लिए उस मंगल का साल बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, इस तरह से ये प्रभाव आपके हर साल आते हैं। अब देखिए 2025 के बाद 2026 आएगा तो फिर आपका 1 का अंक बनेगा जी। वो सूर्य का अंक हो जाएगा। अब जिसका सूर्य का प्रभाव कमजोर होगा कुंडली में, उसमें हार्ट अटैक की घटनाएं लोगों को ज्यादा होंगी, माता पिता से झगड़े ज्यादा होंगे क्योंकि पिता सूर्य का कारक है, ठीक है नहीं ना। तो इसी तरह से ये ग्रहों का प्रभाव चलता रहता है। तो जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने 2025 से लेकर 2027 को लेबल कर दिया है कि इन सालों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी पूरे विश्व में। देखिए ऐसा वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। नहीं, ये तो वर्ल्ड वॉर के लिए तो बहुत पहले भी एस्ट्रोलॉजरों ने प्रेडिक्शन करके भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं प्रकृति के साथ में और ये ग्रहों के गोचर के हिसाब से चलती रहती है। इनमें ग्रहों का प्रभाव मेन होता है। अभी सर हमने रिसेंटली देखा महाकुंभ के बारे में, 3 स्नान हुए, उनका इतना महत्व है। अगर हम ज्योतिष को रिलेट करें इनसे, इन तीनों स्नानों से, तो इनका क्या महत्व बनता है? देखिए ज्योतिष से अगर हम इसको रिलेटेड करें तो कुंभ स्नान एक तो धार्मिक स्थान है, राइट। और वहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम है, ठीक है ना। वो पवित्र नदी मानी जाती है, आदि अनाथ से ऐसा होता रहा है। होता क्या है कि जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं
उस जल के अंदर कुछ इस तरह के तत्व मिश्रित होकर के प्रकृति ने दे रखे हैं कि वहां जाकर के आपको जो सुख शांति, आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, उसके द्वारा आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये अपनी जगह एक सत्य है, ये मिथक नहीं है। जब हम कहीं अच्छी जगह स्नान कर रहे होते हैं, साफ सुथरी जगह, तो हमारा एक मन प्रसन्न सा हो जाता है। इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि पाप नष्ट, पाप ना नष्ट होकर ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिल जाती है, पाप नष्ट नहीं होते। देखिए, आपने जो पाप कर्म किया उसका तो प्रतिफल आपको मिलना आज नहीं तो कल, वो तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि कर्म आपने जो किया है, कर्मा इज रिटर्न जी, कर्मा आपके हमेशा रिटर्न। तो ये नई ऊर्जा मिलती है सही कर्म करने के लिए। बिल्कुल नई ऊर्जा मिलती है आपको सही कर्म करने के लिए। एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। तो इसको हम इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को। और धर्म को इन सब चीजों से जो जोड़ा है हमारे ऋषि मुनियों ने, वो इसीलिए जोड़ा है ताकि व्यक्ति इन चीजों को समझे और उसके अकॉर्डिंग अपना कृत्य करे जीवन में। जी। तो जैसे अभी हमने बोला नक्षत्र ऐसे होते हैं कुंभ के समय में जब स्नान करना अच्छा होता है, पॉजिटिविटी मिलती है जी। तो किसी एक पर्टिकुलर कुंडली की बात करें और वो वहां जाता है, उस क्षेत्र में जाता है, उससे उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फायदा, या देखिए जीवन में क्या नई ऊर्जा आती है? बिल्कुल, जिसकी कुंडली में भी ग्रह थोड़े से कमजोर अवस्था में भी होते हैं, उसको भी ऊर्जा मिल जाती है। आजकल तो अब ये ऑरा स्कैनर आ गए हैं, जिस तरीके से आपने देखे हैं, तो वो एक ऊर्जा आदमी की मेजर करती है कि उसके अंदर कितनी पावर है। और जब व्यक्ति ये कहता है कि रत्न काम नहीं करते, तो आपका ऑरा स्कैनर बताता है कि रत्न किस तरह से काम करते हैं। इसके बारे में तो दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि अभी आपने खुद ही टेस्ट किया था मेरा ऑरा। बिल्कुल, और आपका चेक किया रत्नों के साथ और रत्नों के बिना क्या आया था। जब आप बिना रत्नों के थी तब आपका जो ऑरा था वो धीरे धीरे खुल रहा था, और जैसे ही आपने वो रत्न धारण किया, ऑरा स्कैनर आपका 1 मिनट में खुलना शुरू हो गया, यानी कि ऊर्जा आपके अंदर बढ़ गई। प्रकृति का स्टोन के थ्रू जो ये रत्न है, इनकी जो कलर थेरेपी है, उसके थ्रू हमारे शरीर में प्रभाव जाता है। तो हम जो रोज कलर डे वाइज पहनते हैं, क्या उसका भी प्रभाव होता है? बिल्कुल आपका प्रभाव जाता है। आप जिस तरह की वस्त्र पहनते हैं उसका भी प्रभाव आपके अंदर जाता है। जिस तरह का वस्त्र पहनते हैं उसका भी प्रभाव जाता है। वो कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी। और अगर जैसे हम बोलते हैं, आपने कहा जिस तरह का वस्त्र, अगर मैं बोलूं इंडियन एथनिक पहने तो उसका प्रभाव अलग होगा, मॉडर्न वस्त्रों का प्रभाव अलग होगा, बिल्कुल वेस्टर्न का अलग होगा, आपकी थिंकिंग उसी तरीके की हो जाएगी। अब देखिए, हमारे जितने साधु महात्मा सब भगवा वस्त्र पहनते हैं। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है कि भगवा जो है वो गुरु का प्रतीक है। उसका तो कलर है। हम येलो को रिलेट करते हैं सर। हाँ, येलो भी है। येलो भी है। तो येलो और ऑरेंज कलर को हम इसीलिए ये आपका सूर्य गुरु से रिलेटेड हो गया। तो आपका जब सूर्य गुरु प्रोमिनेंट होता है तो वो आपको अच्छी और प्रेरित करेगा जी। हाँ, तो ये कलर थेरेपी। सर जैसे अभी हमने देखा करंट सिनेरियो में इतने ज्योतिष यूट्यूब पे आ चुके हैं जी, कि लोगों को मेरे ख्याल से धीरे धीरे ना ज्योतिष से विश्वास थोड़ा उठता जा रहा है कि आज एक ज्योतिष को पकड़ा, उसकी बातें पूरी सत्य नहीं हुई, उन्होंने कुछ पैसे भी ले लिए, फिर मतलब कई अलग अलग जगह पे वो गए और उन्होंने, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो पैसे भी खर्च किए और हाथ में भी कुछ नहीं आया। उसका रीजन एक ही है कि अज्ञानता। ज्योतिष जो है, इसके बारे में एक 2 लाइन आपको कह रहा हूं कि ज्योतिष चक्रे तु लोकस्य सर्वशोक्तम शुभा शुभम ज्योतिर्ज्ञान तो या वेदसा परमाम गतम। यानी कि ज्योतिष जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई और उन्होंने जो अध्ययन करके लिखा इसके बारे में, तो ये आपको शुभ और अशुभ का ज्ञान कराता है। अब क्या ज्योतिषी लोग जो कुछ अज्ञानी टाइप के आ गए, वो भ्रांतियां पैदा करते हैं। आपकी कुंडली देख करके ज्योतिषी ये बता देगा आप कौन सा शुभ कर्म करें, कब आपका अशुभ समय आने वाला है, आपको शुभ कर्म करना चाहिए। तो शुभता की ओर प्रेरित करने वाले प्रसंग होने चाहिए, ना कि किसी को डराने वाले प्रसंग होने चाहिए जी। सर जैसे कि हमने बात करी अभी कि ज्योतिष, बहुत सारे ज्योतिष आ चुके हैं और बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए हैं जी। तो एक अच्छा ज्योतिष ढूंढने के लिए उनको उनमें क्या क्वालिटीज भी देखनी चाहिए? देखिए अपर्णा जी, क्या है कि ज्योतिष के लिए लोग कैसे बिलीव करें ज्योतिष के ऊपर, और किस ज्योतिषी को ये समझे कि ये ज्योतिषी ठीक है। आप ज्योतिषी के पास जाइए जी और अपनी कुंडली उसको दिखाइए और उससे कहिए कि हमारी 3 बातें जीवन की आप बताइए कुंडली में, जो हमारे साथ या तो घटित हुई हो जी या अभी रिसेंट में घटी हो। अगर वो ठीक बता देता है, इसका मतलब वो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है। और जो नहीं बता पाता है, आप वहां से उसको जो भी दक्षिणा देनी है दे के चुपचाप निकल आइए, इसी में आपकी भलाई है जी। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मैं सबसे पहले उसको 3 बातें बताता हूँ ज्योतिष की। आपका बच्चा ऑपरेशन से हुआ, आपका बच्चा नॉर्मल हुआ, आपकी शादी हुई तो आपकी पत्नी के बीच मतभेद चल रहा है, सप्तम स्थान बताएगा, पंचम स्थान बताएगा, ठीक है नहीं ना। तो ग्रहों के जो आपकी कुंडली में आपके जो 12
भाव बैठे हुए हैं, उसमें जो 9 ग्रह बैठे वो सब रिप्रेजेंट करते हैं कि कब क्या घटना हुई होगी। मोदी जी की मैंने भविष्यवाणी की थी 2014 में, जबकि 9 एस्ट्रोलॉजर इंडिया न्यूज पे बैठे थे जी। और वो सारे के सारे कह रहे थे कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, राइट। तो मेरा दिमाग चकरा गया और मैं सुन रहा था, उस टाइम पे रिजल्ट आया नहीं था, तो मैंने मोदी जी की कुंडली सर्च की गूगल से। अब चूंकि गूगल पे कुछ कुंडलियां सही भी पड़ी हुई हैं, कुछ गलत भी पड़ी हुई हैं जी। दोनों तरीके की होती, लेकिन फिर भी मैंने सर्च की और जब मैंने उस कुंडली का थोड़ा अध्ययन किया, फिर मैंने प्रश्न कुंडली लगाई, उसके आधार पे अध्ययन किया, तो मैंने तत्काल सबको ये मैसेज कर दिया कि 101% पीएम मोदी ओके। एंड 300 सीट्स गेन जी। एनडीए और 40 सीट्स यूपीए। ये मैंने सारे चैनल वालों को भेजा, जितने न्यूज चैनल थे, और एक न्यूज चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तो हमको खास कॉल करके बुलाया कि आप ऐसी बातें कैसे बता देती हैं जी। उनको मैंने फिर बहुत सारे भविष्यवाणी भेजी और मेरा फेसबुक पे सब पे पड़ा हुआ है, और मैंने फिर उसके बाद भविष्यवाणी की मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि हम इस बारे में बात करें तो मैं जानना चाहूंगी, मेरे ख्याल से सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या योगी जी को हम एज प्राइम मिनिस्टर देखेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, योगी जी जिस समय उत्तर प्रदेश का सीएम बने भी नहीं थे, उस टाइम 1 साल पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी होंगे। ये सब मेरा फेसबुक ट्विटर पे पड़ा हुआ है। और जिस समय उनका अनाउंस होना था, उस समय 2 लोगों के नाम आ रहे थे, मनोज सिन्हा जी बनेंगे, ये बनेंगे या वो बनेंगे। तब मैंने जी न्यूज वालों को फिर उस पर लिखा था ट्विटर पर, बनेंगे नहीं, वो बन सकते नहीं है, बनेंगे, योगी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके ग्रह इस समय बहुत प्रोमिनेंट थे उस टाइम पर, और आने वाले समय में 101% वो पीएम है। और अगर हम देखें, क्योंकि योगी जी यूपी की तरफ से हैं, तो यूपी का कितना उद्धार होगा आने वाले समय में, जिसकी प्रेडिक्शन आप करें? अब यूपी का उद्धार तो जितना करना था उन्होंने बहुत कर दिया। अब तो आप ये अगले टाइम में ये देखिएगा कि पूरे देश का उद्धार कैसे होता है। जो मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, उससे आगे योगी जी बहुत ज्यादा उद्धार करेगी, और हमारा ये जो देश है वो सनातन परंपरा को बहुत विश्व के अंदर लहराएगा। अभी तो बहुत कम हुआ है, ये मोदी जी ने जितनी कोशिश, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स थे उनके सामने, और एक 40-50 साल का रुका हुआ कार्य था, और उनके ग्रह इतने प्रोमिनेंट है मोदी जी के और योगी जी के। सर, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्या हम हिंदू राष्ट्र देख पाएंगे? 100% देखेंगे आप आने वाले समय में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। किस ये 2030 तक आपका ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। 2030 तक ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और आप नोट करके रख लीजिएगा, 2030 तक योगी जी के आने के बाद ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्या वैसे तो हिंदू राष्ट्र है ही है हमारा, पहले से ही है, क्योंकि आर्यावर्त है हमारा देश, सनातन परंपरा को मानने वाला है। एक तो ये टैग एक लगाना है हिंदू राष्ट्र का टैग लगाना है, खाली उठा करके। हिंदू राष्ट्र तो हमारा ऑलरेडी है। तो मतलब आपके कहने के अकॉर्डिंगली 2030 तक ये हिंदू राष्ट्र का टैग भी हमें मिल जाएगा? बिल्कुल टैग मिल जाएगा, प्रॉपरली मिल जाएगा। और क्या आने वाले समय में मोदी जी के बाद हम योगी जी को ही देखेंगे? बिल्कुल, मोदी जी के बाद 100% योगी जी। 100% योगी? 100% योगी जी। आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं? 101% योगी जी हैं। सो अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि मोदी जी फिर योगी जी, तो क्या ये सीरीज जो प्राइम मिनिस्टर्स की है वो योगियों की निकलेगी अब? देखिए, अभी इस समय ऐसा समय चल रहा है जी, और देखिए आप पूरे विश्व के अंदर सनातन का झंडा मोदी जी ने बुलंद किया है जी। और इसके लिए किसी ने, हमारे जैसे ही किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने पहले भविष्यवाणी की थी कि एक योगी आएगा इस तरीके का, जी, जो देश का उद्धार करेगा बहुत अच्छे से, तो वो मोदी जी निकले और अब योगी जी है जी। तो ये तो होना ही है, ये होना है। ये तो बात रही हमारे देश के बारे में जी। अब हम बात करते हैं पंडित जी की ग्रहों के बारे में जी। तो बहुत सारे लोगों को डरा दिया जाता है कि आपका शनि ऐसा है, खराब है, आपके जीवन में सब खराब होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डर होता है शनि ग्रह का, लोगों में क्यों बैठाया जाता है? देखिए, कोई शनि ग्रह का डर नहीं है, ना किसी को डराना चाहिए शनि का नाम लेकर के। शनि कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। जो 9 ग्रह हमारे हैं उनमें सबको एक डेजिग्नेशन पावर दी गई है जी। ये ब्रह्मांड की अपनी रचना है, जैसे हमारी संसद की रचना होती है ऐसे ये ब्रह्मांड की संसद है। 9 ग्रहों को अपनी अपनी पावर दी गई है। आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आपको वो ग्रह आपकी कुंडली में आते हैं और वो अपना प्रतिफल देते हैं। तो शनि महाराज हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अच्छे फल मिलते हैं। हाँ, अगर उसने पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध लेके आया है तो वो शनि का दंड उसको उतना तो भुगतना ही पड़ेगा जी। इसी तरह सभी ग्रह जैसे आपने बोला पिछले जन्म का प्रारब्ध लेकर आया है जी। तो इसका भी तो कोई काट होता होगा ना पंडित जी कि भैया इतने कर्म मैंने खराब किए थे पिछले जन्म में, उसको कुछ थोड़े से उपाय से मैं कम कर सकूं? बिल्कुल, उपाय के द्वारा आपका प्रारब्ध के कर्म बहुत ज्यादा कट जाते हैं।
जो आपके दुष्कर्म होते हैं वो कटते हैं जब आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं। और जो गुरु के पास पावर होती है, जब वो अपनी ऊर्जा आपकी तरफ फेंकता है जी तो उससे आपको लाभ मिलना शुरू होता है। इसीलिए तो ज्योतिषियों को गुरु कहा गया है। जी। आप संत महात्माओं के चरणों में जाइए, तीर्थ स्थानों पर जाइए, तो वहां आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और उससे वो आपके पापों का क्षय होगा। फिर मैं आपसे पूछती हूँ इस जी। क्वेश्चन को, जैसे अगर हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जैसे अभी जी। अब हम इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, प्रयागराज की बात जी। करें या उज्जैन महाकाल की बात करें, इस और काशी विश्वनाथ की बात करें, जी। ऐसे स्थानों पे जाके क्या हमारे ग्रह थोड़े बहुत कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं पाप। कटते हैं? बिल्कुल। मैं फिर से देखिए, दर्शकों को बता रही हूँ सर कि कटते हैं बिल्कुल सिर्फ खाली बिल्कुल एक टेम्पल विजिट करने से? बिल्कुल मनसो जाता कर्मणा। अगर आप मन से गए हैं, श्रद्धा भाव से गए हैं, जी तो आपके अंदर वो एनर्जी पावर आएगी आएगी। जब आप एक मंदिर में जाते हैं तो देखिए आपको कितनी शांति फील होती है जी। वहां जाकर के। जी धर्म स्थान पर ही तो जाते हैं, वहां आप बहुत टेंशन में हैं, आपको बहुत परेशानी आ गई है, तो आप जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो आपकी कुंडली बदल जाती है। कुंडली बदल जाती है। उनके चरणों में आके आपकी कुंडली बदल जाती है। जी तो गॉड इज द वीटो पावर। जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है। ज्योतिषी भी हम लोग उन्हीं के अनुसार हैं। जी उन्होंने हमारे को पावर देके भेजा है। जस्ट लाइक आप यूं कह लीजिए कि हम उनके एजेंट हैं। जी जो ज्योतिषी हैं उनके वो एजेंट हैं। जी उनको एक पावर देके उन्होंने भेजा है। लेकिन ज्योतिषी को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। या जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होगा उसके पास वो पावर नहीं आएगी, क्योंकि देने वाला वो है, लेने वाला वो है। जब जी। चाहेगा वो आपकी पावर ले लेगा। अभी तो हमने बात करी थी शनि ग्रह की, अब हम बात करते हैं इस साल को 2025 को लेबल कर दिया गया है कि मंगल का साल है जी। और इतना डराया जा रहा है लोगों को कि ये मंगल का साल है, जिसका मंगल नीच का है उसके साथ बुरा होगा, या जिसका मंगल उच्च का है उसके साथ अच्छा होगा। मंगल का साल है इसलिए देश दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है। ठीक है, क्रूर ग्रह है बिल्कुल मंगल। क्रूर ग्रह है मंगल, जिसको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। और जिनकी कुंडली में मंगल नीच अवस्था में बैठा हुआ है या उच्च का होकर के बैठा हुआ है, जिनकी कुंडली में जिनका उच्च का बैठा वो अच्छा है, वो अच्छा। साहस के प्रतीक है। जिनका नीच के बैठा हुआ है, इसका मतलब उन्होंने कोई ऐसी नीच कृत्य की है, तभी उनको मंगल का नीच फल मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये कोई हवा में नहीं हो रही हैं, ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रही हैं। और आप देखिएगा कि जिनका मंगल खराब है, उनकी पता लगा फैक्ट्री में आग लगी, उनका एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उनकी कुंडली में मंगल खराब निकलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप पहले ही प्रिडिक्ट करके बोल सकते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप कह दीजिए आपकी कुंडली का मंगल ठीक नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 में भी कोविड जैसा ही एक समय आएगा, क्या ये भी सत्य है? नहीं, अब ऐसा कोई समय आने वाला नहीं है। कोविड जैसा कोई जी, समय कोई नहीं समय आएगा। ऐसा आने वाला नहीं है। जो आया था वो निकल गया। अब सारा मंगल ही मंगल है, क्योंकि अब योगी मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं। और गुरुओं का जब राज्य होता है तब कोई तो इस तरह की समस्या इन नहीं शॉर्ट आती अगर है। हम बोलें तो ये सिर्फ डराने के लिए यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल कि कोविड जैसा समय फिर आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सब, मैं लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग सब धर्म ध्यान कीजिएगा, भक्ति करिएगा प्रभु की, अच्छे कर्म कीजिएगा, उससे आपको सब अच्छा फल मिलेगा। तो ये वो टाइम है जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत लोग जाएंगे भी, बहुत लोग क्योंकि जाएंगे भी। हाँ, उनको इस तरह के दंड भुगतने पड़ेंगे कि उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेगा। जाएंगे इस तरह के लोग। मैं आपसे जब ऑफ कैमरा बैठे थे तो हम बात कर रहे थे कि सबसे प्रबल ग्रह कौन से होते हैं जो कुंडली ही बदल के रख देते हैं? देखिए, प्रबल ग्रह तो आपकी कुंडली में सारे 9 के 9 हैं जी। लेकिन जो सबसे प्रबल ग्रह आपके कह लें, आप मान के चल लें, उनको गुरु है, केतु है। केतु इंट्यूशन पावर देता है, गुरु आपको धर्म की ओर ले जी। जाता है। राहु है, वो भी आपको बहुत सारी चीजों समस्याओं से अवगत कराता है। उन समस्याओं को देख करके फिर आपका मन विचलित होता है, तो फिर आप धर्म की ओर भागते हैं। जी। देखिए, जब आदमी परेशान होता है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, जब डॉक्टर से भी हार जाता है तो वो भगवान। ज्योतिषी के पास आता है या भगवान के दरबार में जाता है। ठीक है नहीं ना। तो जी। ये सब चीज उसी हिसाब से है। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि सबसे प्रबल ग्रह का आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप किसको मानेंगे कि ये सबसे अच्छे ग्रह होते हैं कुंडली के, जो आपकी रेस्ट ऑफ द कुंडली अगर खराब भी हो तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं? हमारी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, बशर्ते आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ओके, तो आपका कहने का मतलब है हमारे कुंडली में अगर ग्रह खराब भी है, कर्म अच्छे हैं, तो कुंडली बदल सकते हैं? बिल्कुल, कुंडली आपकी जीवन की बदल जाएगी। बदल जाएगी Yes, अच्छे कर्म करने से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आप बैंक में पैसे जमा करती हैं, जी। आपने आज 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो आप कितने के अधिकारी हैं निकालने के? 10,000 के। जी। आपने 50,000 जमा किए, तो आप कितने निकालने के अधिकारी हैं? 50,000। 50,000 निकाले। और आपने अगर कुछ जमा नहीं किया तो आप निकालने के कुछ भी अधिकारी नहीं है। जी। ऐसे आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपकी वो 100% है और आपने अगर 10% बुरे कर्म भी कर दिए, तो अभी आपके 90% बचे हुए हैं। तो आपके ऊपर जो बुरा समय आएगा वो कट जाएगा अभी आपका 10% में। और जब आप 100 के अच्छे के
अनुरूप में विपरीत 110% खराब कर्म कर देंगे तो फिर आप माइनस में चले गए, फिर तो आपको कटोरा लेके सड़क पे आना ही आना है, ये जान लीजिए। तो इसलिए कर्म अच्छे करिएगा और कर्मों का बैलेंस बढ़ाइएगा, अच्छे कर्मों का, तो आपको शुभ फल प्रदान होने शुरू हो क्या जाएंगे। एक कुंडली जो होती है पंडित जी, वो ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि आने वाले इस समय से इस समय में आपके एक्सीडेंट के भरपूर योग हैं और एक्सीडेंट होना निश्चित है? बिल्कुल। एक्चुअली में कुंडली में जो भी ग्रह आते हैं वो आपके प्रारब्ध को लेकर के आते हैं और प्रारब्ध के अनुसार कुंडली में ये सब कुछ लिखा होता है कि कब आपको क्या परिणाम भुगतने हैं। और एक अच्छा ज्योतिषी जो मार्गदर्शक है वो आदमी को बता देता है कि भाई आपका ये समय अच्छा नहीं आएगा, इस समय आप भक्ति करिएगा भगवान की, अच्छे कर्म कीजिएगा, लोगों को लाभ दीजिएगा, लोगों के साथ सत्कर्म कीजिएगा, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को जैसे हम मिलते रहते हैं, कुछ बहुत रिनाउंड ज्योतिष भी मिले हैं जिनसे हम, उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन तक दे दी थी कि किसी का बेटा था, उसकी मृत्यु कब होगी किस समय में, ये तक बता दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस जो उन्होंने कहे थे लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न तरीके से जीते थे, तो उन्होंने उन सब चीजों को कंसिडर नहीं किया कि ये समय थोड़ा खराब है और इसमें एक्शन ले लेना चाहिए। बेशक रिनाउंड वो एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन इस तरह की प्रेडिक्शन कभी देनी नहीं चाहिए। नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। अगर आपको ये एहसास हो भी गया है कि इसकी मृत्यु होने वाली है, हाँ, तो आप उसको इनडायरेक्ट वे में कुछ भी कह सकते हैं। डायरेक्ट वे में कभी नहीं बताइए कि आपका एक्सीडेंट होने वाला। आप कहिएगा कि आप थोड़ा संभल के चलिएगा, अभी आपका समय ठीक नहीं है। क्योंकि हम कुछ लोग हमको मिले जिन्होंने बोला कि मृत्यु को हमारे पास पावर है 3 बार टालने की, एज अ ज्योतिषाचार्य। तो ये इस तरह की पावर्स क्या किसी ज्योतिषी में होती हैं? बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि गुरु और गॉड का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है जी। और गॉड ने अगर किसी गुरु को, किसी ज्योतिषी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी महात्मा को ये पावर दे रखी है, तो उसके आशीर्वाद मात्र से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये मेरे अनुभव है, मैंने देखा है कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, अगर किसी ने आशीर्वाद दे दिया तो बच्चा हो गया उसके। जी। जिनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, नहीं आपकी पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गए, उन्होंने कोई रेमेडी भी नहीं की, उसके बावजूद भी हो गई। जी। तो इस तरह की घटनाएं। क्या किसी कुंडली में लिखा होता है कि इनका डिवोर्स होना निश्चित है इस समय? ये जो कुंडली का आपका सप्तम भाव है, हाँ, वो पत्नी के रिलेशन को बताता है। अगर आपने पिछले जन्म में अपने पति को सताया है या किसी पति ने अपनी पत्नी को सताया है, तो वो ग्रह वहां आएगा, वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इस जन्म में सुधर जाना। सर, अगर क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको लाइट नोट पे लेना चाहूंगी कि अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो डिवोर्स के केसेस इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं। तो कितने लोगों ने कितने लोगों को सताया हुआ है सर? इसके पीछे कारण भी है जी, डाइवोर्स के केस का। कि देखिए, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आपके साथ 50 स्टूडेंट होते थे जी। सारे के सारे आपके मित्र नहीं होते थे। हाँ, 2-4 मित्र होते थे, उसमें भी आपका एक बहुत खास मित्र होता था जिसे आप अपने दिल की बात बताते थे, वो आपसे अपने दिल की बात बताता था। राइट। तो इसी तरह जो ये कुंडली मिलान है, ये आपके मैच मेकिंग जो होती है, ग्रहों का आदान प्रदान होता है जो दोनों का, इनके कितने ग्रह मैच कर रहे हैं, इनके कितने विचार मैच कर रहे हैं। आज की डेट में जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसके पीछे कारण यही है कि वो क्षणिक विचार मित्रता के मिले और उन्होंने तय कर लिया, नहीं जी हम तो आपसे लव मैरिज करेंगे या जीवन आपके साथ बिताएंगे। जबकि कुंडली मिला करके बाकायदा ग्रहों को अगर व्यक्ति मैरिज करता है तो इस तरह के तलाक के केस नहीं होते। तो मतलब एक कुंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैरिज में। कुंडली मिलान बहुत बड़ा रोल अदा करता है जी। आप लोग कहेंगे कि पहले के लोग कुंडली नहीं मिलाते थे। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे मन में था, आपके मन में था, मैं पहले ही ले आया कि लोग आज से 20-25 साल 40 साल पहले तो कुंडली नहीं मिलाते थे, उनके घर में तो इस तरह की तलाक के केसेस नहीं होते थे। अब देखिए वही बात फिर आ गई कि पति पत्नी दोनों एक तरीके से, मान लीजिए स्कूटर के 2 पहिए हैं जी, एक अगला एक पिछला या एक अगला एक पिछला एक अगला, दोनों की हवा में अगर कोई डिफरेंस हो गया तो स्कूटर में आपको बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है नहीं ना? तो ये तो कुंडली मिलान करके वो बैलेंस बनाया जाता है कि भाई इसके ग्रह इतने मिलने, इतने गुण मिलने चाहिए। अब पहले के जमाने में लोग कुंडली नहीं मिलाते थे और उनका बैलेंस हो जाता था। उसके पीछे कारण था, क्या कारण? कि हमारे ज्योतिष के हर ग्रह से कोई ना कोई चीज रिलेटेड है। जैसे आपके घर में सूप, पहले घर में लोगों में सूप होता था जिससे कि वो अनाज मुझे याद है करके साफ करते थे। बिल्कुल। अब सूप किसका प्रतीक है? राहु का। उसका कनेक्शन राहु से है। घर में चक्की होती थी जिसमें हम लोग, माताएं हमारी आटा पीसती थी जी। ठीक है ना? चक्की किसका प्रतीक है? ये सब चीजें ग्रहों से रिलेटेड थी उस टाइम पर। दूसरा क्या था कि माता, अब लोग एक तो क्या है कि अब सोलो रहने लग गए शादी के बाद, माता पिता का सानिध्य नहीं रखना चाहते हैं।
ठीक है ना, भाई बहनों को भी इन्वॉल्व नहीं करते, अब तो कहते पति पत्नी हम दोनों अकेले ही रहेंगे कहीं भी किसी फ्लैट में। तो जो उनके ग्रह प्रोमिनेंट होते हैं, भाइयों के, बहनों के, आपकी माता के, चाचा के, ताऊ के, वो ग्रह आपका बचाव कर ले जाते थे। अब वो चीजें नहीं रही हैं, इसलिए ये डाइवोर्स के केस ज्यादा बढ़ गए। मतलब चाचा ताऊ के भी ग्रह, बिल्कुल सबके ग्रह काम करते हैं। देखिए अभी हम आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आप हमसे प्रभावित हो रहे हैं, दोनों हमारे आपके ग्रह काम कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं हमारे, उनके भी ग्रह काम कर रहे हैं। उनके पास कितनी ऊर्जा हमारे पास से पहुंचेगी, कितनी चीजें वो एक्सेप्ट करेंगे, कितनी बातें उनको समझ में आएंगी, ये सब ग्रहों का खेल है। जी जी। तो मतलब ग्रहों का खेल इतना प्रभावशाली होता है कि एक हस्बैंड वाइफ को मिला के भी रख सकता है और बिल्कुल बिल्कुल अलग भी कर सकता है। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, मेरे एक मित्र थे और उन्होंने अपने साले की कुंडली मुझे दिखाई, बोले भाई मैंने इसको एक फैक्ट्री लगवाई है और वो ठीक नहीं चल रही, इसका काम बढ़ नहीं रहा है, काफी टाइम हो गया, लॉस में जा रही है फैक्ट्री। जी। तो जैसे ही मैंने उसकी कुंडली देखी और मैंने देखा सप्तम स्थान तो इसका बहुत दूषित है, तो मैंने उनसे सबसे पहले प्रश्न यही किया, मैंने कहा क्या इसकी शादी हो गई? बोले जी हो गई। मैंने कि वो फैक्ट्री कैसी चल रही है शादी वाली? तो कहते गुरुजी आपने कैसे पकड़ लिया? मैंने कहा नहीं पकड़ नहीं लिया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कैसी चल रही है। बोले बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। मैंने पत्नी कहाँ है इसकी? तो बोले बस आप ऊपर घर चलिएगा, मैं अभी मिलवाता हूँ। तो वो उसकी पत्नी आई, मैंने उसकी फिर कुंडली मंगाई, उसको देखा। मैंने कहा कितने बार आपने सुसाइड की धमकी दी है इनको? अब तो वो पूरा घर मतलब भौचक्का सा हो गया। बोले क्या कह रहे हैं गुरुजी आप? बोले ये 3 बार कोशिश कर चुकी है सुसाइड की। यू कैन नॉट बिलीव कि 3 बार कोशिश। हमने आप कुछ नहीं करेगी, अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता ना करिए। फिर मैंने उनको सारी रेमेडी बताई और आज वो सुखी हैं, बहुत अच्छे से चल रहा उनका मैरिज लाइफ। तो ये सब ज्योतिष का ग्रहों का है। अब उनका प्रारब्ध था, उनका लिखा हुआ था, कहाँ वो फैक्ट्री के लिए पूछ रहे थे और कहाँ वो दाम्पत्य जीवन को ठीक होना लिखा था। तो ये भी एक प्रभाव होता है ग्रहों का। पंडित जी जैसे आपने अभी बोला कि पति और पत्नी की, आपने पत्नी की कुंडली भी देखी, तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो, किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कई बार हस्बैंड अकेले चले जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लोग वाइफ की कुंडली को कंसिडर नहीं करते हैं, उतना ही रेट के रेमेडीज बता देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए अगर इंडिविजुअल कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, मैरिज नहीं हुई है उसकी, तब तो वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। और अगर वो शादीशुदा है तो उसमें पत्नी के ग्रह और उसके ग्रह दोनों के बहुत काउंट करते हैं। बहुत काउंट करते हैं? बिल्कुल बहुत काउंट करते हैं। हाँ, अगर बंद होने से लेके चलने तक का काम बिल्कुल अगर पति के बहुत ज्यादा ग्रह खराब हैं और पत्नी के ग्रह बहुत अच्छे हैं तो उसका सहारा लेकर के वो अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकता है। अभी रिसेंटली मैं सोनागिर गया था, आप चूंकि आपने जिक्र किया है तो, और हमारे वहाँ गुरु महाराज की जो शिष्य थे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, वो हमारे भी गुरु हैं, जैन मुनि हैं। तो जब उनको मेरे बारे में खैर पता तो था ही कि मैं ज्योतिष करता हूँ, तो बोले कि कल एक मेरे जातक की एक कुंडली आई है और जैन साहब आप जरा उसको देखो कि क्या कहते हैं जी। वो नौकरी उसने छोड़ दी और वो कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहा है अपना। तो मैंने जब उसकी कुंडली देखी तो कुंडली देख के मैं बोला कि भाई बिजनेस में तो इसको लॉस होगा, राहु की महादशा चल रही है और इन्होंने अपना देखो जॉब भी छोड़ दिया है। जब मैंने उसके सप्तम स्थान पर नजर डाली तो मैंने क्या इनकी पत्नी की कुंडली है? तो बोले नहीं पत्नी की तो नहीं है। तो फिर मैंने कुंडली में सप्तम स्थान देखा, मैंने कहा क्या ग्रह प्रोमिनेंट हो रहे हैं। मैंने कहा इसके पति की कुंडली में सप्तम स्थान थोड़ा पावरफुल लग रहा है पत्नी का, तो ये पत्नी को माध्यम बना के कर सकता। अब शर्त यह है कि पत्नी की भी कुंडली हो तो मैं 100% कह सकता हूँ। बाकी ये है कि सप्तम स्थान में ग्रह प्रोमिनेंट हो रहा है, पत्नी का सहारा लेकर के ये बिजनेस को फॉलो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप मैरिड हैं तो आप दोनों की कुंडली लेके जाइए, उससे आपको फॉर बेटर रिजल्ट मिलेगा। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, हम कोई भी इंसान अगर जानना चाहता है कि उसके इष्ट देव कौन है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो कुंडली देख के कैसे जाना जा सकता है कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं? देखिए इष्ट देव तो क्या, कुंडली के अकॉर्डिंग आपके जितने भी भगवान हैं वो सभी इष्ट देव हैं, क्योंकि बीटो पावर इज वन ओनली। हमने उसको रूप अलग अलग दे रखे हैं। जो प्रकृति का बीटो पावर है, क्योंकि गॉड इज वन, वो एक ही है जी। और अब आप कुंडली के अकॉर्डिंग अगर इष्ट देव को पूछ रहे हैं कि आपका इष्ट देव कौन है जी, तो इसके लिए आपका लग्न है, पंचम भाव है, नवम भाव है, इनके अकॉर्डिंग आप अपना इष्ट देव जान सकते हैं। बिल्कुल कि आपका लग्न क्या है। अगर आपका जैसे कर्क लग्न है और कर्क लग्न में आपका जो इष्ट देव बनता है वो आपका शिव जी बनते हैं, चंद्रमा, क्योंकि कर्क लग्न चंद्रमा का कारक है।
जी चंद्रमा उसका रिप्रेजेंट करता है कर्क लग्न को, जी और चंद्रमा को शिव जी ने अपने माथे पर धारण किया हुआ, मस्तिष्क पे धारण किया हुआ है। तो नेचुरली आपके शिव जी शिव जी आप जितनी शिव जी की आराधना करेंगे उतना आपको फल अच्छा मिलेगा। मतलब जो जिसके इष्ट देव हैं उसको इतनी उनकी आराधना जरूर करनी बिल्कुल। चाहिए। और आराधना के साथ साथ जो मेन आपको सबसे बढ़िया वो कर्म आप अच्छे करिएगा। आराधना के साथ आपके कर्म अच्छे, जब आप आराधना करेंगे तो नेचुरली फिर कर्म भी आपके अच्छे होने शुरू हो ही जाएंगे। ये हमने इष्ट देव की बात करी पंडित जी। बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कहते हुए कि उनकी कुंडली में भी ये रहता है कि कब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। ये प्रेडिक्शन भी कई लोग देते हैं आजकल, यूट्यूब पे बड़ा चल रहा है। तो क्या इस तरह की प्रेडिक्शन भी किसी कुंडली को देख के की जा सकती है कि इसके इस समय में ब्लैक मैजिक होने के चांसेस हैं और ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है? क्या ये कुंडली देख के पता चल सकता है? देखिए, अब आज के युग में तो अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं जी, इसमें तो संभव नहीं है ब्लैक मैजिक, संभव नहीं है। मैं फिर से दोबारा जी। दर्शकों को बताना चाहती हूँ, सर आप कह रहे हैं संभव नहीं है ब्लैक मैजिक। बिल्कुल संभव नहीं है ब्लैक मैजिक किसी तरीके का कर पाना, क्योंकि जो तंत्र विद्या के जानकार होते थे जी, जो बहुत साधना करते थे जी, ठीक है ना, वो लोग इस तरह की क्रियाएं करते थे और वो अच्छे के लिए करते थे, किसी के बुरे के लिए नहीं करते थे। नंबर एक, इस बात को भी आप समझ लें, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग होते थे। आज की डेट में लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, हमारा करवा दिया, हमारे काम खराब चल रहा है। इसके पीछे आपकी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे राहु की महादशा लग गई जी, शनि की महादशा चल रही है जी, तो शनि के तो ये दोनों एजेंट एक तरीके से राहु और केतु, तो शनि आपको कर्म का रिटर्न देते हैं जी, कर्मानुसार आपका फल प्रदान करते हैं। अब आपके वो शनि की महादशा राहु की, तो उसमें आपका काम खराब हो रहा है तो आप सोचने लगते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको कर्म ठीक करने पड़ेंगे उसके लिए। इन शॉर्ट में सभी दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हो गया है, किसी ने कुछ मेरे लिए करा दिया है काम के लिए, तो ऐसी कोई चीजें आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल अंधविश्वास है। आज के टाइम में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिल्कुल कहीं से भी। हाँ, ये होता है कि भूत प्रेत बाधा आपको लग सकती है, जैसे राहु की महादशा है तो इस प्रकृति के अंदर बहुत अतृप्त आत्माएं जो विचरण कर रही होती हैं हवा में बैठ करके, तो वो कमजोर व्यक्ति जिसके ग्रह कमजोर होते हैं उसके वो पीछे लग लेती है। उनको एक घर चाहिए, एक जगह चाहिए। कौन से लोग होते हैं जिनको ये प्रोन होते हैं इस चीज के लिए? हाँ, ऐसे लोग कौन, जिनके पर राहु की महादशा चल रही है, कुंडली में बहुत ज्यादा ग्रह प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत कमजोर ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या उसका आत्मबल कमजोर होता है, ऊर्जा उसके अंदर नहीं होती है, तो ऐसी जो चीज होती है उनको अपना एक घर बसाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, वहां उसको कैप्चर कर लेती है। तो उसके ऊपर क्या होता है, उसका सर घूमने लगता है, उस चक्कर आने लगते हैं, उसको उठा करके अंट शंट बकने लगता है। ठीक है, वो चीज क्या है कि वो जब उससे वो निजात पाता तब जाके वो सुखी होता। और ये सब करने के लिए हमारे पास इसमें ज्योतिष में गुरु लोग भी उपलब्ध हैं, साधनाएं भी उपलब्ध है, उसके थ्रू उसको निजात मिलती है इन चीजों और रेमेडीज भी उपलब्ध हैं इनके थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडी के थ्रू उसका बचाव होता है। बचाव होता है जी। सर जैसे कि हमने बात करी थी रत्नों के बारे में जी, तो अगर हम जानना चाहें कि किस नंबर वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी यूं तो जनरल रत्न है, लेकिन मैं कभी इसके लिए परामर्श नहीं दूंगा कि न्यूमरोलॉजी के आधार पे आप रत्न धारण करें। आप रत्न धारण करें हमेशा अपनी कुंडली के ग्रहों के आधार पर। क्योंकि सर आजकल यूट्यूब पे बड़ा चल रहा है कि एक नंबर हो तो ये रत्न पहन लो, 2 नंबर है तो ये रत्न पहन सकते हैं। ये आप रत्नों का पूछ रहे थे जी, कि न्यूमेरिक वाले लोगों को रत्न धारण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा जब तक आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करके और आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, कौन सा ग्रह प्रोमिनेंट अवस्था में बैठा हुआ है, उसके आधार पर ही आप रत्न धारण करनी चाहिए और उसके लिए किसी योग ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि रत्न कैसे काम करते हैं जी, ठीक है, उसके लिए आजकल साइंटिस्टों ने ऑरा स्कैनर निकाल दिया जो आपकी एनर्जी को मेजर करता है जी। और मेरे पास है ऑरा स्कैनर, मैं अभी आपकी एनर्जी को मेजर करता हूँ। अभी आपने क्या रत्न धारण कर रखे हैं? जैसे मैंने नीलम, पन्ना, हीरा। आप इनको निकाल के यहाँ रख दीजिए और बिना रत्नों के पहले एक बार आपको मैं मेजर करूंगा। अब ये स्कैनर और ये आपको मेजर करेगा, राइट जी। आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, आराम से बैठिए, कोई टेंशन नहीं। आँख खोल लीजिए, आप भी देखिएगा स्कैनर को कि स्कैनर कैसे काम कर रहा है। ये बहुत स्लो मोशन में स्कैनर खुल रहा है, धीरे धीरे ये आपकी एनर्जी को मेजर करता हुआ बहुत स्लो मोशन में जा रहा है। देखिए ये 40%, ये 50% लगभग, और ये देखिए
60 70 क्रॉस करता हुआ ये ऑरा स्कैनर आपका खुल रहा है, आपकी एनर्जी को मेजर करता हुआ, और ये लगभग 90% तक आपका स्कैनर खुल गया। अब आप रत्न धारण कर लीजिए, फिर रत्नों की पावर पता लगेगी जी कि क्या है। जी। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि आपने रत्न धारण किए हैं। ये देखिए स्कैनर अब बहुत तेजी से खुल रहा है, ये देखिए आप कितनी तेजी से स्कैनर खुल रहा है, ये आप देखिएगा, ये देखिए। और ये आपका देखिए 10% और बढ़ा, देखिए 100% हो गया ये, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 100%। जी तो रत्न इस तरह से काम करती है। जी। आप देखिए, आपने स्टोन धारण किया, उससे 10% आपका और बढ़ा और बिल्कुल लेवल में आ गया इससे। ये तो मैंने उतार के वापस धारण की थी और कंटिन्यूअसली पहनने से और बढ़ जाती बिल्कुल है। कंटिन्यूसली से मेंटेन रहेंगे आपका, और Maintain हमेशा रहेगा। मेंटेन रहेगा। उसकी पावर रेस जो आती है रत्न के थ्रू, वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब आपका ऊर्जा आपके अंदर अच्छी है, तो आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो आप हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छा कृत्य करेंगे, आपके पास पावर है। तो रत्न इस प्रकार से काम करते हैं जी। तो रत्नों की पावर अपने आप में एक बहुत बेजोड़ है, और ये चली आ रही है ज्योतिष में, इसका सब लिखा हुआ विधान है कि रत्न अगर, क्योंकि हमने बहुत सारे गुरुओं को भी देखा है कि वो खुद भी स्वयं रत्न धारण करते हैं। जी। लेकिन कई लोग YouTube पे कहने लग गए थे कि रत्न उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। नहीं, मैंने आपको स्कैनर के थ्रू दिखा दिया कि रत्न किस तरह से काम करते हैं। अगर हम दर्शकों को बताना चाहें पंडित जी, तो वो रत्न उनके लिए नहीं काम करते हैं जिन्होंने बहुत साधना कर ली होती है, अपने आप को उस लेवल से ऊपर उठा लिया होता है। उनके पास तो एक अलग सी ऊर्जा आ गई है, वो बीटो पावर वाली ऊर्जा है, वो बीटो पावर एनर्जी है उनके पास। उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं जी, वो बीटो पावर वाली है जी। हाँ, तो जो गॉड बीटो पावर है जिनके पास में, उनको रत्नों की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। हमारे जितने भी जैन मुनि साधु संत या सनातन के साधु संत हैं, उनको क्या आवश्यकता है? उनके पास इतनी पावर ऑलरेडी दी है, अध्यात्म की पावर है, स्पिरिचुअल पावर है उनके पास। ये तो हमने बात करी रत्नों की, अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में जी। रुद्राक्ष किन लोगों को बेसिकली धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष हर किसी को धारण नहीं करना चाहिए। फिर से ये दर्शकों के लिए एक न्यूज है कि हर किसी को रुद्राक्ष का वर्ण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल सात्विक है, मांस, मदिरा, अंडा, किसी चीज का सेवन नहीं करता है, प्योर शाकाहारी है, कर्म जिसके बहुत अच्छे हैं, वही शिव का भक्त हो सकता है। और मानसिक सात्विकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक सात्विकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी की बुराई, द्वेष नहीं, ये सब चीजों से परे होना चाहिए उस व्यक्ति को। लोभ, मोह, माया, इन सब चीजों से दूर हो, वो आदमी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि ये साक्षात शिव को धारण करना होता है जी। रुद्राक्ष को धारण करना साक्षात शिव भगवान को धारण करना है, तो रुद्राक्ष हर किसी को धारण। अब रुद्राक्ष पहन के हम सोचे कि हमें कितना मोह माया में लिप्त हो जाए, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो मन की तसल्ली के लिए आप लोग रुद्राक्ष ये लोग पहन लेते हैं, लेकिन वो उस तरह से रुद्राक्ष नहीं। रुद्राक्ष पे जाप किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, रुद्राक्ष का जाप आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला अपने मंदिर में आप रख सकते हैं, लेकिन धारण करने के लिए बहुत सारे नियम पालन करने पड़ेंगे आपको जी। पंडित जी, आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं स्विच वर्ड्स आ गए हैं, 4 5 6 7 1 का कॉम्बिनेशन लिख लो, ये एंजल नंबर है जिससे पैसा आ जाएगा, ये एक नंबर है जिससे बीपी लो हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे पाते हैं जी। और एक तरफ हमारे वैदिक मंत्र हैं जी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है या ये दोनों एकदम विपरीत हैं, या इन दोनों का अलग अलग प्रभाव है? देखिए, या एक का प्रभाव भी नहीं है? हमारे ज्योतिष में यंत्र, मंत्र और तंत्र जी, इन तीनों की शक्तियां हैं। यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये न्यूमेरिक अंक से कुछ होने वाला नहीं है। फिर से मैं दर्शकों को बता रही हूँ, ये जो हम स्विच वर्ड या नंबर लिखते हैं, इससे कोई प्रभाव कुछ नहीं होने वाला है। आप मंत्र जाप कीजिएगा, मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति है, ठीक है। आप यंत्र रख सकते हैं अपने मंदिर के अंदर, यंत्र को लोग आज परामर्श दे देते हैं आप अपनी जेब में रखिएगा। हाँ जी। और अब रख सकते हैं, अगर वो शुद्ध किया हुआ नहीं है तो यंत्र थोड़ा बहुत तो कार्य करता ही है जी। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको कुछ ना कुछ तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, मंत्र, यंत्र, तंत्र तो अब होता नहीं है, तंत्र साधना है, लोग जो करने वाले हैं वो करते हैं। तो मंत्रों की शक्तियों को मैं ज्यादा बल दूंगा। अगर लोग मंत्र जाप करते हैं जी, तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है। और ये स्विच वर्ड्स और ये काम नहीं करते हैं, ये इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये खाली मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। ये मनोवैज्ञानिक रूप से आप इनको फॉलो कर सकते हैं जी। पंडित जी, आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा भी हो गया, आपका समय हमने बहुत ज्यादा ले लिया और थोड़ा भारी भी हो रहा है चीजों को जानने के लिए।
तो जैसे कि हमने बात करी माहौल के बारे में, आज का बहुत तनावपूर्ण माहौल होता है। इसके लिए आप लोगों को कोई मंत्र देना चाहेंगे जिससे उनको मन में थोड़ी बहुत शांति आ सके दिन भर के कार्य करने के बाद? हम ऐसे लोगों को कोई मंत्र अभी नहीं देना चाहेंगे। हमारी सलाह यह रहेगी कि आप अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में, अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो सनातन मंदिर में, जैन धर्म से जुड़े हैं तो जैन धर्म के मंदिर में, और गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं तो गुरुद्वारे में, वहाँ जाकर के आप 10 मिनट 15 मिनट शांति के पल बिताइए और अपनी आत्मा में लीन होकर के जब आप अपना ध्यान करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और वहीं से फिर आपको मंत्र आपको जपने को मिल जाएंगे आगे जाकर के। जी तो ऐसे मैं मंदिरों के लिए आपको ज़्यादा बोलूँगा। जी आप अपने घर के नज़दीक, किसी के भी घर के नज़दीक कोई मंदिर है जहाँ आपको सांत्वना मिलती है, वहाँ आप जाइएगा, बैठिएगा। जी ज़रूर। धन्यवाद आज के एपिसोड के लिए पंडित जी आपको, और हम आगे फिर भी चर्चा करेंगे आगे कई एपिसोड्स में यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में। जरूर। ASKofficials.com